वेलकम एवरीवन टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस इज़ पारस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे चैप्टर 1 के लिए। सिर्फ चैप्टर 1 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं वो इनमें से किसका पार्ट है। सबसे पहला इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट बेसिकली कनेक्ट करता है सिर्फ इमोशंस के साथ, मतलब कि गुस्सा होना, हंसना रोना, इनसे। एंड सेकंड आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रीज़न, ये सब कि मतलब दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाना, जहाँ पे इंटेलेक्ट का मतलब ही यहाँ पे माइंड होता है। थर्ड आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारा शारीरिक विकास होता है कि बॉडी ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है, कि ऑब्जर्वेबल चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर जो इजीली हम ऑब्जर्व कर सकें। फोर्थ आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब इंटरेक्शन विद सोसाइटी, तो वही डेवलपमेंट होता हमारा। तो अब इनमें से ये देखना है कि जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, जो थॉट्स और आइडियाज़ हैं, वो इनमें से किसका पार्ट है। इमोशनल का मतलब समझ लिया इमोशंस होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब जो माइंड से रिलेटेड होता है, थर्ड फिजिकल जो हमारे बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड होता है, फोर्थ आ जाता है सोशल डेवलपमेंट मतलब इंटरेक्शन विद सोसाइटी। तो अब इनमें से देख के हम साफ साफ समझ जाते हैं कि इंटेलेक्ट का मतलब यहाँ पे मैंने अभी बताया था माइंड से रिलेटेड। सो कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होना जो है, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि थॉट्स और आइडियाज़ कहाँ डेवलप होते हैं, हमारे माइंड में। सिंपल है, इसका आंसर सेकंड आ जाता है। ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेट करता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर, की हेरिडिटी क्या है, कौन सा सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें ये पूछा गया है। हेरिडिटी का मतलब क्या है, लेकिन हेरिडिटी का मतलब होता है कि एक जनरेशन की ट्रेड्स के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के दूसरी जनरेशन में पास हो जाना, उसको कहा जाता है हेरिडिटी। अब ये पूछ रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर में हेरिडिटी कौन सा सोशल स्ट्रक्चर है। प्राइमरी सोशल स्ट्रक्चर मतलब इम्पॉर्टेंट है या इनिशियल है, और फिर सेकेंडरी आ जाता है कि उससे थोड़ा कम है, थर्ड आ जाता है कि डायनामिक सोशल स्ट्रक्चर है कि जो ऑलवेज चेंज होता रहता है, एंड फोर्थ आता है हमारे पास स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर की एक स्थिर है, कि स्टैटिक है, वो स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर है। अब अगर देखा जाए तो हेरिडिटी कहीं से भी सोसाइटी को अफेक्ट नहीं कर रही है, हेरिडिटी सिर्फ अफेक्ट कर रही है इंडिविजुअल्स को, मतलब कि एक जनरेशन के इंडिविजुअल की जो कैरेक्टरिस्टिक आई उसको दूसरी जनरेशन में पास हुआ, वो हेरिडिटी हो गई, और जो दूसरी जनरेशन वाला पर्सन है ये उसको अफेक्ट करेगी, उस इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही है ये। तो यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखा जाए तो हेरिडिटी कौन सा है सोशल स्ट्रक्चर है, स्टैटिक, क्योंकि स्थिर है, वो सोसाइटी में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन है, उसमें कोई उसका रोल ही नहीं है। एनवायरनमेंट का रोल होता है सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर, लेकिन हेरिडिटी का यहाँ पर स्टैटिक रोल है एकदम। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो है कि डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि जो विकास है वो कभी ना ख़त्म होने वाली एक प्रक्रिया है, और ये आइडिया किससे रिलेट करता है। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, डेवलपमेंट मतलब कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली हर तरीके से डेवलप होना, विकसित होना हर तरीके से, और ये चीज़ जो है वो हर स्टेज में होती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है, कभी रुकती नहीं है। सबसे पहली बात ये चीज़ कि मान लो आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि जो आपके घर के आस पड़ोस में या आपके ही घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो कभी रुका है कि नहीं, मैं 1 महीना रुक जाता हूँ फिर मैं बाद में बढ़ूँगा, ऐसा नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन से में रिलेट करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना एज अ होल। सेकेंड आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करना अपनी सोसाइटी के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ। थर्ड आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, की आपस में ये जितने भी डेवलपमेंट है ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। चौथा आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि यहाँ पर हम देख के समझ सकते हैं इस कंटिन्यूटी के वर्ड से कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली एक प्रक्रिया है। तो साफ साफ पता चल गया कि क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो फोर्थ है। क्यों? क्योंकि ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही दर्शाता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करता है, और इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। बस इतना पूछ रहा हमसे। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन के अंदर मतलब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी वाला प्रिंसिपल, कि विकास जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है, तो पहला ऑप्शन तो भूल जाओ। सेकेंड आ जाता है सीक्वेंशली,
कि प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियली। अब एक चीज़ तो यहाँ पे समझ आ रही है कि सीक्वेंशियली सुन के कि सीक्वेंस मतलब कि एक एक ऑर्डर में डेवलप होना, कि सीक्वेंस फॉलो कर रहा है हर चीज़ का। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है वो सीधा ही 2 साल से 14 साल के बच्चे में बदल जाएगा, इमोशनली या इंटेलेक्चुअली भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है कि 2 साल तक में उसको बैबलिंग करता है, फिर वो चलना थोड़ा बहुत सीख लेता है और उसके बाद उसको वर्ड्स आ जाते हैं, वर्ड्स का सेंटेंस बनाने लगता है, सेंटेंस से उसको फ्लो बन जाता है। मतलब ऐसे एक सीक्वेंस है प्रॉपर हर चीज़ को सीखने का। थर्ड आ जाता है जनरल टू स्पेसिफिक। अगर एक कोई बच्चा है वो स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेजेस में ही, इनिशियल ईयर्स में अपने, वो बैबलिंग करता है, हर चीज़ को एक ही नाम से बुलाना चालू कर देता है कि एक इशारा कर दिया अपने गिलास की तरफ की, और मतलब ऐसे बैबलिंग कर रहा होता है। अब लेकिन जैसे ही वो ग्रो कर जाता है वो स्पेसिफिकली एक एक वर्ड बोलने लग जाता है हर चीज़ को देख के। मतलब कि अगर मम्मी उसके सामने खड़ी तो मम्मा बोलने लग जाएगा, या पापा हैं तो पापा बोलने लग जाएगा। ऐसे जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी सही बात है, इसका प्रिंसिपल ये भी है। अब चौथा आता है रिवर्सिबल। क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि 14 साल का बच्चा तुरंत यहाँ रिवर्स कर गया हो किसी 2 साल के बच्चे में या 4 साल के बच्चे में? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये वाला प्रिंसिपल जो फोर्थ है, ये प्रिंसिपल नहीं होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल या रिवर्सिबिलिटी ये पॉसिबल नहीं है। सो फोर्थ का आंसर है फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया था स्टेटमेंट, एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज इंश्योरिंग हर और हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। कि सर्वप्रथम अगर कोई कंडीशन है प्रॉपर डेवलपमेंट की किसी भी चाइल्ड के, तो वो ये है कि उसका फिजिकली हेल्दी होना ज़रूरी है, कि फिजिकली डेवलपमेंट जो उसका हो रहा है वो अच्छा होना चाहिए। अब ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, इनमें से देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला आता है कि द स्टेटमेंट इज़ अनट्रू एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इन एनी वे। कि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो अदर डोमेन्स, जो मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल, सोशल, ये इनको अफेक्ट ही नहीं करता है। तो ये आपने पहले ही पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड है, तो ये तो साफ साफ कहते हैं कि आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। तो पहली लाइन तो गलत हो गई। सेकंड ऑप्शन आ गया, मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कहना चाह रहा है कि ये लाइन शायद गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कि हर एक में डेवलपमेंट अलग अलग होता है। लेकिन तब भी बात ये गलत है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो वो तो अच्छी बात है, दूसरी कंडीशंस के लिए भी, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी। तो सेकंड लाइन भी गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन जो हमारा है इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये कह रहा है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ऊंचा स्थान लेता है सीक्वेंस में किसी भी डेवलपमेंट के। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहले ख़त्म हो गया एक बार में ही और फिर उसके बाद में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये होगा। ऐसा नहीं होता है, ये इकट्ठे एक साथ चलते रहते हैं सारे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। अब फोर्थ की बारी आती है। ये कह रही है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज़ इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ये बात खरी लग रही है, सच्ची लग रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रिंसिपल्स की बात भी करी थी यहीं पे कि इंटीग्रेशन है और इंटर रिलेशन है। ये कहते हैं कि आपस में इन्फ्लुएंस करते हैं, यूनाइट करते हैं और डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। तो यहाँ पे तो दे ही रखा है पहली बात कि द स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है अदर डोमेन्स पे। तो साफ साफ ये फोर्थ ऑप्शन सही। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। कि किसी बालक के विकास के सिद्धांतों को समझना किसी टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। इसमें पहला आता है आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर। ये सारे सिद्धांत मिला के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका सोशल स्टेटस बता सकते हैं कि हाँ ये सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करता है, क्या क्लास है इसकी, क्या नहीं है। ये बताने के लिए प्रिंसिपल बने हैं क्या? नहीं। आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, क्या उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब कि जान लेंगे कि हाँ वो कितना रिच है, फाइनेंशियल कंडीशंस उसकी जान लेंगे ये प्रिंसिपल से टीचर, क्या ये है? नहीं। थर्ड ऑप्शन आता है रेशनलाइजिंग वाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट। जस्टिफाई करेंगे कि इस लर्नर को पढ़ाया क्यों जाए,
ये सारे प्रिंसिपल से। फोर्थ आ जाता है इफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स। अब ये सारे प्रिंसिपल्स जानकर हमें इतना पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना पीछे है, कितना आगे और कितना मॉडरेट है, उसकी कहाँ कमियां हैं, कहाँ उसकी अच्छी हैं चीज़ें और कहाँ उतना बारीकी से काम करना है उसके लिए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि बच्चा कितना कमज़ोर है और बच्चे को कितनी मदद चाहिए। तो ये हम इफेक्टिवली केटर कर सकते हैं, लर्निंग डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं उसको लर्नर के लिए कि वो सीख सके। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं विकास के, डेवलपमेंट के, वो इसलिए बने हैं टीचर के लिए ताकि वो उसको केटर कर सके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के साथ। तो इसका आंसर फोर्थ हो गया साफ। सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही बताता है कि रोल ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है इन ह्यूमन डेवलपमेंट में। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है द ओनली रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। कि जो लोग अलग अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिस वजह से भी हैं वो सिर्फ हेरिडिटी की वजह से ही हैं, ये कहता है पहला ऑप्शन। सेकंड कह रहा है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन। कि सिर्फ एनवायरनमेंट ही इन्फ्लुएंस करता है पूरा हर तरह से डेवलपमेंट किसी भी ह्यूमन की। थर्ड कहता है नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि ना ही तुम्हारा हेरिडिटी अफेक्ट करता है और ना ही एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। कि दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को और कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है इनका आपस में। अब अपने आप थोड़ा सोचिए कि क्या हेरिडिटी के बेस पे ही कोई इंडिविजुअल ग्रो कर जाता है, क्या उसको किसी एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्या कोई इंसान सिर्फ एनवायरनमेंट के बेस पर ही ग्रो कर जाता है, डेवलप हो जाता है, उसको हेरिडिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों गलत। अब तीसरा तो कह ही नहीं रहा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट चाहिए हमें, तो वो तब भी गलत। अब फोर्थ ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, ये कह रहा है कि दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं और इनके बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। तो साफ सीधा अगर देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए ना तो सबसे ईजी पार्ट जो होता है, सबसे ईजी ट्रिक जो है वो ये है कि बेसिक से बेसिक आंसर चुनो। जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है सिर्फ वही चुनो, बाकी वालों पे ज़्यादा एक बार पढ़ लो, ध्यान दे लो और बाकी जो तुम्हें लगता है उस पर जाओ। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम। इन्फेंसी का मतलब यह है कि शिशु अवस्था जो होती है, शिशु होने की अवस्था, या शैशव भी कह सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था भी कह सकते हैं उसको, कि वो ड्यूरेशन क्या है उस इन्फेंसी की। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है बर्थ टू 1 ईयर, सेकंड बर्थ टू 2 ईयर, थर्ड आ जाता है बर्थ टू 3 ईयर्स ओल्ड एंड फोर्थ आ जाता है 2 to 3 ईयर। अब हम लोगों ने पहले की वीडियोस में देखा था, एक टेबल बनी हुई थी, उसके अंदर स्टेजेस के साथ साथ उसका पीरियड भी दे रखा था कि कौन सी स्टेज कितने टाइम तक रहती है। तो इन्फेंसी के बारे में हम लोगों ने उसमें जाना था कि इन्फेंसी जो है, जो शिशु अवस्था है, वो बर्थ से लेके 2 साल तक की उम्र में रहती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। मतलब कि डेवलपमेंट किस ओर मूव करता है, किस ओर जाता है, उसकी डायरेक्शन क्या है। सबसे पहला आता है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक अभी प्रीवियस क्वेश्चंस के एग्जांपल्स में हमने सीखा था कि जो बेबी है वो पहले बैबलिंग करता है, बैबलिंग से वो स्पेसिफिक वर्ड बोलने लग जाता है और स्पेसिफिक वर्ड सीखते सीखते वो सेंटेंस बनाना लग जाता है। ठीक, तो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक। सेकंड आ जाता है कॉम्प्लेक्स टू हार्ड। पहले जटिल था, अब वो कठिन की ओर बढ़ गया, ये कोई बात ही नहीं बनी। तीसरा स्पेसिफिक टू जनरल, इसने उल्टा कर दिया कि पहले वो उसे सेंटेंस आते हैं, अब वो भूल गया, वो वर्ड पे आ गया, वर्ड से वो सीधा बैबलिंग करने लग गया, ऐसा भी नहीं होता है। फोर्थ आ गया सिंपल टू ईजी। इसने कह दिया कि पहले सिंपल था, अब और आसान हो गया इसके लिए। डेवलपमेंट जो प्रोसीड हो रहा है उसकी डायरेक्शन, ये सब बताइए इन्हें। तो अब अगर आप सीखो, अपने आप जानो इसको समझ के, तो इसमें से आपको कौन सा लगता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है डेवलपमेंट जो प्रोसीड करता है वो जनरल टू स्पेसिफिक करता है, क्योंकि अभी हमने प्रिंसिपल भी इसी का पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। ठीक, ये पढ़ा था अभी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और प्रीवियस एग्जांपल में भी अभी हमने समझा था कि जनरल टू स्पेसिफिक डेवलप हो रहा होता है कोई भी बेबी। तो इसका आंसर फर्स्ट।
10th क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट का, बाल विकास का। सबसे पहला आता है ऑल डेवलपमेंट्स फॉलोज अ सीक्वेंस। ये सही बात है कि सीक्वेंस फॉलो करता है, एक मैनर में जाता है। जैसे सीक्वेंशियली वाले प्रिंसिपल का अगर एग्जांपल है तो उसके अंदर सिफेलोकॉर्डल था और प्रॉक्सिमोडिस्टल था। सिफेलोकॉर्डल के अंदर क्या था कि हेड टू टो डेवलप हो रहा होता है बच्चा, और प्रॉक्सिमोडिस्टल के अंदर था कि वो सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब सेंटर से लेके वो डिस्टेंट की तरफ वो ग्रो हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तो ये वाला तो सही है, इसका आंसर ये नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट। ये कह रहा है कि डेवलपमेंट की जो हर एरिया है वो इम्पॉर्टेंट है, ये भी एकदम सही बात है, सत्य वचन है एकदम। थर्ड पे आते हैं, ऑल डेवलपमेंट रिलेट्स फ्रॉम एन इंटरैक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो एक रिजल्ट है इंटरैक्शन ऑफ मैच्योरेशन का और एक्सपीरियंस का, कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन कर रहा है तो वो वैसे विकास उसका हो रहा है, विकसित हो रहा है वो। तो ये वाली भी बात सही है। अब फोर्थ पे आते हैं, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। अब ये बात इसमें सच नहीं है, क्यों? क्योंकि हर एक के लिए जो रेट है वो इक्वल नहीं हो सकता है। इसके लिए भी जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग जो प्रोसीड कर रही है वो इक्वल रेट पे नहीं हो सकती है। क्या अभी आपने ऐसा सीखा है कि जैसे बेबी का एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जो विकास हो रहा होता है बेबी का उसकी इनिशियल स्टेजेस में, मतलब इन्फेंसी के अंदर, वो रैपिडली होता है, कि मतलब वो 2 साल के अंदर ही बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाता है। लेकिन उसका वो लर्निंग कुछ सीख लेता है, बोलने के लिए नहीं सीख पाता है, वो लर्न ही नहीं कर पाता है क्योंकि उस स्टेज में ही नहीं है अभी वो, तो इक्वल रेट पे नहीं हो पाता ये उसका। सो इसमें ये वाला प्रिंसिपल गलत है कि ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, ऐसा नहीं होता है। 11th क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस इज, कि सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रूशियल पीरियड कौन सा है किसी भी चीज़ को एक्वायर करने का और डेवलप करने का लैंग्वेज का, इनमें से कौन सा है? प्रीनेटल पीरियड, मतलब कि जो बर्थ से पहले का समय है, जो गर्भ में रहता है समय, वो वाला, उसमें हम कोई कुछ चीज़ एक्वायर नहीं कर पाते हैं, ना ही लैंग्वेज डेवलप हो पाती है हमारी उसमें। अभिमन्यु जैसे तो हम हैं नहीं कि पहले से समझ जाएंगे हम। एंड सेकंड ऑप्शन आता है अर्ली चाइल्डहुड का। अर्ली चाइल्डहुड ये कहना चाह रहा है कि इसकी स्टेज है, सबसे पहली बात है 2 से 6 साल की उम्र, और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग डेवलप हो रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हमारी फिज़िकली भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, हम चीज़ें भी बहुत जल्दी एक्वायर करते हैं। भले कोई हमारे बड़े हमारे सामने अच्छी बात बोलेंगे तो हम अच्छी सीख लेंगे, अगर बुरी बोलेंगे तो बुरी सीख लेते हैं। अगर गुस्सा ज़्यादा करोगे तो गुस्सा सीख लेगा इंसान जो बच्चा होता है, और जैसे प्यार से बोलोगे तो वो प्यार से बात करना चालू कर देता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल स्टेज है वो सेकंड वाली होती है, अर्ली चाइल्डहुड। तो इसका आंसर जो है वो 11th का सेकंड है। 12th क्वेश्चन जो है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट एक रैपिड पेस पे होता है, एक बहुत ही तेज स्पीड पे हो रहा होता है? सबसे पहला ऑप्शन आता है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड ऑप्शन अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। अब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो फिज़िकल जो ग्रोथ होती है वो हो रही होती है हमारी इन्फेंसी से लेके अर्ली चाइल्डहुड के बीच की, क्योंकि अगर आप देखो इसमें तो 2 साल का बच्चा छोटा सा कितना होता है जब उसका जन्म होता है, और वो 2 साल तक इन्फेंसी जो पीरियड है उसके अंदर कितना बढ़ जाता है, और उसके बाद वो 6 साल की उम्र तक एकदम बराबर खड़ा हो जाता है हमारी कमर तक। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हो रहा होता है वो रैपिड पेस पे, एकदम इंटेलेक्चुअली भी बच्चा बहुत जल्दी तेज़ी से सीख रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। इमोशनली वो इमोशंस आ जाते हैं उस बच्चे के अंदर, कि गुस्सा करने लग जाता है या प्यार करने लग जाता है किसी भी चीज़ को, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। मोरल वैल्यूज़ उसकी जनरेट हो रही होती हैं, जैसे सिखाओगे अच्छा तो वो सीखता है, बहुत एक्वायर करना अच्छा होता है उसकी स्पीड उसकी उस स्टेज के अंदर। एंड देखा जाए तो इसी स्टेज में जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, वो इसी के अंदर सबसे ज़्यादा रैपिड पेस पे वो ग्रो कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। सो इसका आंसर फर्स्ट है। 13 क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न, कि जो डेवलपमेंट का पेस है वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो डैश पैटर्न वो फॉलो करता है। कौन सा?
अब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है अ हैफिजार्ड, सेकंड एन अनप्रिडिक्टेबल, थर्ड अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, एंड फोर्थ अ टू हेड। अब इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड को अगर साइड करा जाए तो थर्ड पे ध्यान देते हैं। अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली मतलब सीक्वेंस वाइज और एक ऑर्डर फॉलो करता है। और फोर्थ अगर देखा जाए यहाँ पे अ टू हेड वाला जो ऑप्शन दे रखा है, ये वाला अगर देखा जाए सिफेलोकॉर्डल से रिलेट करता है, लेकिन सिफेलोकॉर्डल था हेड टू टो, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि टू हेड कुछ याद आ रहा है तो इस पे टिक मार दिया, ऐसा नहीं है, ये गलत दे रखा है। इसका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो थर्ड है। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है और एक ऑर्डर है उसका। हर एक चीज़ का डेवलपमेंट जो हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल का, वो एक सीक्वेंस है। भले ही हर एक का रेट अलग हो सकता है सीखने का, डेवलप होने का, लेकिन वो एक सीक्वेंस में ही जाएगा। 14 क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है, वाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, कि एक दूसरे से इंडिविजुअल्स जो इंसान हैं वो अलग हैं क्यों। फर्स्ट ऑप्शन इसका आ जाता है ड्यू टू द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनके साथ जन्मजात खूबियाँ हैं उसकी वजह से, जो हेरिडिटी ने यहाँ पर रोल प्ले करा है उसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ने अपना रोल प्ले करा है इंडिविजुअल के ऊपर, इसलिए वो डिफ़र करता है दूसरों से। थर्ड ऑप्शन बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज़ रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कि हर एक इंडिविजुअल ने अलग अलग जीन सेट लिया है, अलग अलग ट्रेट्स आई हैं, हेरिडिटी अलग अलग हुई है सबकी, इसलिए वो अलग हैं सबसे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसलिए हैं। फोर्थ ऑप्शन बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल लेकर समझाया जाए तो अगर दो बच्चे हैं, एक को शहर में पाला गया एकदम प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ, और दूसरे बच्चे को पाला गया गांव में, तो वहाँ पर हेरिडिटी भी रोल अपना प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रेट्स अलग है, जीन सेट अलग है दोनों के, एंड एनवायरनमेंट भी अलग है। उस शहर वाले बच्चे को अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं, उसकी पढ़ाई अच्छी हुई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हुई है, इसलिए वो एक अच्छा सक्सेसफुल बन जाएगा। लेकिन जो गांव का रहने वाला है उसकी डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क है। क्यों? इंटेलेक्चुअली वो डेवलप उतना नहीं हुआ जितना वो हो सकता था अगर वो उसी शहर में रहता। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर रोल प्ले अपना कर रही हैं। सो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। 15th क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड इज़ डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अर्ली चाइल्डहुड एक डैश पीरियड, इनमें से कौन सा है? अनइम्पॉर्टेंट, कोई किसी काम का ही नहीं है, सेंसिटिव है, न्यूट्रल है मतलब बैलेंस्ड है, कि ना अच्छा भी है ना ही बुरा है, ना ही इम्पॉर्टेंट है ना ही वो ज़्यादा एकदम बेकार है, नॉट सो सिग्निफिकेंट है। अब इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस करा था अभी, कि अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्टेज होता है ये एकदम। सो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके अंदर बच्चा बहुत तेज़ी से इंटेलेक्चुअली डेवलप हो रहा होता है, कोई भी चीज़ एक्वायर करने के लिए वो बहुत तेज़ी से सीखता है, रैपिड पेस पे डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन सही है। 16th क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट मीन्स डैट, इसका मतलब क्या है? सबसे पहला, डेवलपमेंट टेंड्स टू प्रोसीड फ्रॉम टो टू हेड वाली चीज़ होती ही नहीं है तो उसको भूल जाओ। सेकंड आ जाता है ऑप्शन, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस इन चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड के दौरान बायोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे अंदर हो रहे होते हैं उसको कहा जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। थर्ड स्टेटमेंट आती है हमारे पास, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इट्स पेरिफेरी। फोर्थ कहता है डेवलपमेंट टेंड्स टू प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो वाली चीज़ सिफेलोकॉर्डल के अंदर आती है ना कि प्रॉक्सिमोडिस्टल। सो फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन कैंसिल। सेकंड और थर्ड पे देखते हैं। अब थर्ड पढ़ते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड करता है सेंटर से लेके पेरिफेरी की तरफ, मतलब डिस्टेंट की तरफ जाती है डेवलपमेंट। एंड जो यहाँ पर सबसे पहला प्रॉक्सिमोडिस्टल के अंदर डेवलपमेंट होता है वो मिडल पार्ट का होता है, मतलब टॉर्सो का होता है, जो हमारा धड़ होता है उसका डेवलपमेंट पहले होता है, उसके बाद हमारे आर्म्स का डेवलपमेंट होता है, आर्म्स के बाद हमारे हैंड्स के बाद हमारी फिंगर्स का डेवलपमेंट होता है। तो हमारे देखा जाए तो सेंटर से लेके डिस्टेंट की तरफ गया है एंड नीचे भी जाता है ये, कि मतलब सेंटर में पहले डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद हमारे लेग्स में डेवलपमेंट होता है, देन हमारे टोज़ जो फिंगर्स होती हैं उनमें डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
कि सेंटर टू पेरिफेरी जो जाता है उसको कहा जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। 17th क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटरी फैक्टर्स एंड द डैश। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो किन वजहों से, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजहों से वो क्रिएट हो रहे होते हैं। एक तो दे ही रखा है हेरिडिटरी फैक्टर्स एंड द डैश, दूसरा पूछ रहा है। अब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जीन्स। जीन्स अगर देखा जाए तो हमारे हेरिडिटी के अंदर ही आता है, उसी के अंदर जो हमारे ट्रेड्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में, तो उसी में जीन्स भी हमारे शामिल होते हैं। दूसरा आता है जेनेटिक मेकअप, ये भी उसी से रिलेट करता है हेरिडिटी से। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जन्मजात खूबियाँ, तो ये तो हेरिडिटी का रिजल्ट आ गया। फोर्थ आता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है फोर्थ, क्यों? क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे भी प्रीवियस एग्जांपल के आपको बताया था, अगर दो बच्चे हैं, दोनों को, एक को रखा गया सोसाइटी अच्छी खासी में जो शहर है अर्बन एरिया में वहाँ रखा गया और दूसरे को रखा गया रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट। 18th क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज़ फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग अ स्क्वायर। कि एक स्टूडेंट को स्क्वायर ड्रॉ करने के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, तो उसने एज्यूम कर लिया कि उसी ही स्टूडेंट को डायमंड ड्रॉ करने के अंदर भी डिफ़िकल्टी आएगी। तो अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके बेस पे उसने एज्यूम कर लिया। फर्स्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। ये कहना चाह रहा है कि एक ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे वो बैबलिंग वाला मैंने एग्जांपल दिया था पहले, कि एक बेबी जो है वो डेवलप हो रहा होता है, पहले वो बैबलिंग करता है, बैबलिंग के बाद वर्ड सीखता है, वर्ड के बाद सेंटेंस बनाता है, एक ऑर्डर होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए वो बैबलिंग स्क्वायर है एंड वो वर्ड और सेंटेंस बनाना जो आगे की स्टेजेस हैं वो डायमंड बनाना है। अगर उस बेबी को बैबलिंग ही नहीं आएगी तो वो वर्ड कहाँ से सीखेगा? अगर वो वर्ड नहीं सीखेगा तो वो सेंटेंस कहाँ से बनाएगा? तो यहाँ पर अगर वो स्क्वायर ही नहीं बना पा रहा है तो वो डायमंड कहाँ से बनाएगा? सो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 19th क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को इंक्लूड ऑल। इनमें से ऐसा कौन सा है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो जानना हमें। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा किसी को खाने के लिए मिला जाएगा, किसी एनवायरनमेंट में जैसा खाने के लिए मिलता होगा तो वो न्यूट्रिशन उसके अंदर जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन मैटर करती है, इन्फ्लुएंस कर रही है उसके डेवलपमेंट को, तो ये वाला सही है। सेकंड, कल्चर, कल्चर भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन हमें सोसाइटी से मिल रही है और सोसाइटी किसका है? एनवायरमेंटल फैक्टर है एक। एंड फोर्थ आता है फिजिक। फिजिक जो है वो मेनली डिपेंड होता है हेरिडिटी पे। जो आपने पढ़ा होगा XX क्रोमोसोम एंड XY क्रोमोसोम, तो फिजिक एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता डेवलपमेंट को, अगर हम उसको देखा जाए अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर। सो यहाँ पर इसका आंसर फोर्थ है, फिजिक जो एक्सेप्शन है एक एनवायरमेंटल फैक्टर का। 20th क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। कि इनमें से मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित कारक कौन सा है? सबसे पहला, कलर ऑफ द आइज। सेकंड, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़, एटीट्यूड टूवर्ड्स पीयर ग्रुप एंड थिंकिंग पैटर्न। अब देखा जाए यहाँ पर सेकंड थर्ड एनवायरमेंटल वाले हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं साफ साफ। एंड जो फोर्थ है थिंकिंग पैटर्न, ये हेरिडिटी वाला हो सकता है लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली नहीं है, सबसे मेन नहीं हो सकता कि मुख्य रूप से सबसे पहली चीज़ यही नोटिस कर ली जाए। जो बचता है वो है कलर ऑफ द आइज़, ये सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। सो इसका आंसर फर्स्ट है। 21st क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। कि डेवलपमेंट जो विकास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, प्री नेटल स्टेज, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी और प्री चाइल्डहुड स्टेज। अगर देखा जाए तो जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो तो वूम्ब में हो रहा है, मतलब जो माँ का गर्भ है वो तो उसी में स्टार्ट हो जाता है। तो प्री नेटल स्टेज जो है वो इसका राइट आंसर है कि प्री नेटल स्टेज में से ही हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। कि जो डैश दो हैं इनका अगर इंटरेक्शन हो तो ये रिजल्ट कर सकते हैं, इनका नतीजा आ सकता है एक डिफरेंट पाथ पे, और इनका इंटरेक्शन एक डिफरेंट और आउटकम दे सकता है डेवलपमेंट का। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सेकंड आता है चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, थर्ड आता है स्टेबिलिटी एंड चेंज, फोर्थ आता है एक्सप्लोरेशन एंड न्यूट्रिशन। अब तक मेरे मुंह से आप लोगों ने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। अगर ये यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है तो मेरी पहले वाली वीडियोस जाकर देखो,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसके अंदर प्रॉपर डिटेल में समझा रखा है। यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तभी हमारा एक डिफरेंट आउटकम निकलेगा, डेवलपमेंट का एक डिफरेंट पाथ खुल जाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स दे रखे थे, अर्बन एरिया वाले एक बच्चे का और एक रूरल एरिया के वाले बच्चे का, उनका दोनों का डेवलपमेंट अलग है, हेरिडिटी अलग है, डेवलपमेंट अलग है, दोनों के रिजल्ट जो आ रहे हैं वो डिफरेंट पाथ्स के हैं, डिफरेंट एक आउटकम निकल रहा है डेवलपमेंट का। सो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस प्रैक्टिस सेट की PDF फॉर्मेट विद आंसर के लिए फॉलो करें हमारा टेलीग्राम चैनल। डू शेयर द लिंक ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like this video and subscribe to our channel. Thank you so much.